क्वेश्चन 3 में कह रहा है आपको दे रखा है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है पी क्यू एस ये वाला घुमाओ और पी आर टी वो वाला घुमाओ। आपको इन तीनों को या दोनों को बराबर करना है। प्रूफ ये है हमारे पास में, ध्यान से देखना इस चीज़ को। प्रूफ ये है, प्रमाण में लिखते हैं अपन। देखो क्या आपको नहीं लगता है आकृति के अकॉर्डिंग ये पी क्यू आर और पी क्यू एस ये दोनों रेखिक युग्म बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। तो अब लिखेंगे आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस दोनों जुड़ के बनेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास में एक सेकेंड प्रूफ और है। पी आर टी प्लस पी आर क्यू ये भी जुड़ के क्या बनाते हैं 180 डिग्री, क्योंकि देखो ये पूरा घुमाव 180 डिग्री बनेगा और दिख भी रहा आपको। हालांकि ये किरण नहीं है, रेखाखंड है, लेकिन तो भी इसको अपन एक रेखिक युग्म मान सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो इस प्रकार से ही है कुछ। ये दोनों कोण जुड़ेंगे तो 180 डिग्री बन जाएंगे। तो इसी प्रकार कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री लिखेंगे रेखिक युग्म। अब जरा ध्यान से देखिए आप एक बार, अगर ये रेखिक युग्म बनते हैं, जैसे 100 समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं अपन 1, इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 2। अगर 180 डिग्री के बराबर हम ये पूरा मान लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इस वाले 180 डिग्री के बराबर इस वाले 180 डिग्री का पूरा मान लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। ठीक है, अब हम करते क्या है, हम इन दोनों मान को जो ना इधर शिफ्ट करते हैं, पक्षांतर करते हैं एक बार। पक्षांतरण से इससे क्या होगा पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये प्लस का इधर क्या बनेगा माइनस का, कोण पी आर टी माइनस कोण पी आर क्यू बराबर 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि पी क्यू एस और पी आर टी, पी क्यू एस और पी आर टी दोनों बराबर है। इसका मतलब कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ये दोनों अगर बराबर है तो पी क्यू एस के बराबर आप पी आर टी लिख सकते हो, या पी आर टी की जगह पी क्यू एस लिख सकते हो। तो वापस एक बार कोण पी क्यू आर प्लस, देखो इसको पी क्यू एस ही रहने दो। अगर ये पी आर टी पी क्यू एस के बराबर है तो हम पी आर टी की जगह पर लिख सकते हैं पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस माइनस कोण पी आर क्यू बराबर 0। दोनों बराबर हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो कट जाएगा। खाली क्या बचेगा हमारे पास में, कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू बराबर 0। अब वापस सेट कर दो उसको एक बार, तो कोण पी क्यू आर के बराबर लिखा जाएगा कोण पी आर क्यू। हमें यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे अपन इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। चलिए अब क्वेश्चन 4 को करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है दिया गया है यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। देखिए एक रेखा को सिद्ध करने के लिए अगर आप कैसे भी किसी भी रेखा के ऊपर बनने वाले दो कोणों का योग 180 से सिद्ध कर देते हो, तो ऑटोमेटिक जो है उसको रेखा होना पड़ता है। ठीक है, इसकी गहराई को समझो। यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर रेखा के ऊपर बनने वाले किन्हीं भी दो कोणों का योग जोड़ के 180 सिद्ध कर दे, तो इसको जो है एक रेखा होना पड़ेगा। मान लेते थोड़ी देर के लिए ये T है, ये O है और ये P है, ये कोण 1 है और ये 2 है। आपने कैसे भी करके कोण 1 और 2 को जोड़ के 180 के बराबर सिद्ध कर दिया, तो TOP को एक रेखा होना पड़ेगा।
ठीक है, तो यही मेथड जो है हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रमाण में लिख रहे हैं आकृति के अनुसार किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्योंकि देखो एक बिंदु है, ये बिंदु ओ है, इस ओ के चारों ओर आप देखो, चारों ओर आपको कोण दिख रहे हैं, 4 कोण दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन सभी का जो योग है ना वो 360 डिग्री होगा। तो हम इन कोणों का नाम लिख देते हैं एक बार। पहला कोण रहेगा ए ओ सी प्लस सी ओ बी, फिर बी ओ डी प्लस ए ओ डी। चारों कोणों का मैं नाम लिखता हूँ डायग्राम दिख देख कर, सी ओ बी प्लस सी ओ ए प्लस ए ओ डी प्लस डी ओ बी, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। देखिए जो सी ओ बी का मान है वो क्या है, एक्स है, और उसी प्रकार सी ओ ए का मान है, सी ओ ए का मान है वाई, ए ओ डी का मान है जेड, और डी ओ बी का मान है डब्ल्यू, बराबर में है 360 डिग्री। अब जरा सोचो एक बार, क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर प्रश्न के अंदर ही कि एक्स और वाई का जो योग है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर लिखा जा सकता है, या फिर जहाँ जहाँ पे डब्ल्यू और जेड है उनका योग आप एक्स और वाई लिख सकते हो। तो किसी को भी सिलेक्ट कर लो बोलिए आप चाहे तो इन दोनों की जगह डब्ल्यू और जेड लिखो, या फिर आप चाहो तो इन दोनों की जगह एक्स और वाई लिख दो। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एक संकेत छोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड से। तो देखिए जहाँ जहाँ पे डब्ल्यू और जेड जुड़ रहे हैं हम उनकी जगह एक्स और वाई रख सकते हैं। तो देखो एक्स और वाई को तो छेड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, अब देखो चाहे डब्ल्यू और जेड जुड़े चाहे जेड या डब्ल्यू जुड़े, बात तो इससे ये दोनों एक जैसे ही दिख रहा है आपको। भले आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स और वाई, तो मैं देखो इसकी जगह मैं वापस क्या लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। देखो इसको तो मैंने खाली समझाने के लिए लिखा आपको, आपका जो गौर है वो इस पर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो एक्स इधर एक बार है, इधर एक बार है, एक और एक दो गए, 2 बार एक्स आ चुका है, 2 बार वाई आ चुका है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। अब देखो क्या दो दोनों में कॉमन है, तो ऐसा हो सकता है x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दो इधर गुणा में तो इधर आके बनेगा भाग में, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बट्टा 2। अगर इसको काट देगा तो क्या बनेगा 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए इस डायग्राम के अंदर हमने जो भी सिद्ध करा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, x और y ये जुड़कर जो है 180 बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो ए ओ बी को एक रेखा होना पड़ेगा। तो वापस एक बार देखिए डायग्राम में देखते हैं अपन, मैंने पहले भी आपको बेसिक बताया था कि कैसे भी जो है आपने रेखा के ऊपर वाले दो कोणों का योग अगर 180 सिद्ध कर दिया है तो इसको ऑटोमेटिक जो है एक रेखा होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो x ऊपर है y भी ऊपर है, ये दोनों कोण जुड़ के क्या बन रहे हैं 180। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या अपन ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर ए ओ बी, क्योंकि देखो ये जो पूरी रेखा बन रही है ना वो y और x के योग से बन रही है। देखो मैं वापस एक बार लिखता हूँ डायग्राम को देख देख कर, ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर ए ओ बी, और ये किसके बराबर है, किसके योग के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर ए ओ बी का मान जो है 180 डिग्री हो रहा है, ये भी तो एक तरह का कोण है, तो इसका मतलब ए ओ बी को एक रेखा होना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः ए ओ बी एक रेखा होगी, ठीक है। आप इतना करके छोड़ दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। इति सिदम, तो रेखा के ऊपर चाहे नीचे, रेखा के चाहे ऊपर या रेखा के चाहे नीचे, यदि दो कोणों का योग या कितने भी कोणों का योग 180 डिग्री बन जाता है तो आपको जो है वहाँ पर सिद्ध कर देना है कि वो एक रेखा है, ठीक है। क्योंकि रेखा पर बने सभी कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है इसका मतलब ये रेखा पर बना कोण है। तो रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, बस आप इतना करके छोड़ दीजिए, आपके कोई मार्क्स काटेगा नहीं, बस आप इतना करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिया गया है पी ओ क्यू एक रेखा है,
POQ एक रेखा है, ठीक है, और रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमें पता ही है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये OR एक किरण है जो कि PQ पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब है एक ऐसी सीधी लाइन जो किसी रेखा पर खड़ी है और दोनों ओर 90 डिग्री के कोणों का योग बनाती है, या दोनों ओर 90 डिग्री के कोण बनाती है, ठीक है। तो लंब के बारे में आपकी जानकारी हो गई। देखो ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, लंब को भी समझ लो। चलो एक बार, एक रेखा या एक किरण किसी रेखा पर गिरकर इस प्रकार से दोनों ओर और सीधी खड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक रेखा दूसरी रेखा पे या एक किरण दूसरी रेखा पे इस प्रकार से सीधी खड़ी हो कि दोनों ओर 90 डिग्री के कोण बने, तो उस आकृति को अपन लंब की आकृति बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। ध्यान से इसमें गौर करना आपको एक बार। देखो एक प्रूफ हमारे पास ये रहेगा। आप खुद सोचो कि ये जो 2 इसके नीचे है, ये पहले कहाँ पे था? क्या ये यहाँ पे नहीं था? क्या ये जो 2 है वो इससे गुणा हो रहा था पहले? क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे समझो। क्या ये 2 ROS, ये क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले ऐसा ही रहा होगा, QOS माइनस POS, है ना। अगर ये इसके जैसा था तो इसका मतलब इस आकृति से 2 बार आपको ROS के मान पता करने हैं, है ना। क्या इस आकृति से 2 बार ROS के 2 अलग अलग मान निकल सकते हैं? और अगर इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, यानी अगर अपन 2 बार ROS, एक बार ये और एक बार ये, अगर 2 बार इस आकृति में हम झांक कर देखें और ROS के 2 बार मान पकड़ के निकाल दें, फिर दोनों को जोड़े, तो हो सकता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो पहला प्रूफ हमारे पास में यह है, हम ये लिख सकते हैं कि आकृति के अनुसार प्रथम ROS का मान, यानी देखो एक बार जो ROS का मान है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। जरा ROS पे फोकस करो और आपको है ना 2 तरह से मान निकालना है। एक बार आपको क्या करना है, आकृति के इस साइड में देखना है और एक बार आपको आकृति के उस साइड देखना है, तभी आप ROS के 2 मान पता कर पाएंगे। चलिए पहला मान पता करते हैं, ROS, ये वाला घुमा है ना ROS। एक काम करो, आप है ना इस वाली आकृति में देखो, इस साइड की तरफ। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो अगर आपको ROS चाहिए, अगर आपको ये वाला ROS चाहिए, अभी है ना आपको उस साइड में जाना ही नहीं है, ये पूरा जो है खाली स्थान है, ऐसा समझ लो। अपन खाली इस वाले मान से ही जो है, या इस वाले आकृति से हम इस ROS का मान निकालेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो छोटा सा घुमाव है इस बड़े से घुमाव में से निकल के आ सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? आपको ये वाला घुमाव निकालने के लिए इस पूरे घुमाव में से, यानी ROP वाले घुमाव में से अगर आप ये POS निकाल देते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या? ये छोटा सा घुमाव बचेगा। तो देखिए एक मान हमें पता लग चुका है। यदि हम ROS का मान निकालें, चलो देखो मैं लिखता हूँ एक बार, ROS बराबर, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, POR में से, बड़े में से POR माइनस POS, बड़े से घुमाव में से इतना सा घुमाव निकालेंगे तो इतना सा बच जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन POS, समीकरण नंबर 1। अब जरा एक चीज़ आप गौर करिए कि आपके पास में ये चीज़ आपने लिख तो दी, लेकिन आपके पास में क्या इनके मान है? कि आपके पास में POR का मान है। चलो POS का कोई मान है नहीं, छोड़ देते इसको अभी के लिए, तो क्योंकि देखो POS है ना अपना क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है, लेकिन हमारे पास में इस POR का कोई मान नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ये जो POR है और अगर ये किरण जो OR इस रेखा पर खड़ी है, तो ये 2 रेखिक युग्म बनाती है। इसका मतलब पहला वाला कौन, POR प्लस ROQ, दोनों जुड़ करके 180 के बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं POR के मान के लिए हम ऐसे लगा सकते हैं, कोण POR के मान के लिए, अब देखो POR के लिए मान के लिए क्या हो सकता है, चूंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि OR किरण रेखा POQ पर खड़ी है, ठीक है ना। अगर ये रेखा इस पर खड़ी है
तो दोनों ओर रेखिक युग्म बना रही है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म। अब देखो आकृति के अनुसार आप देखो, तो देखो अपन आकृति से जो है हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में जो आर ओ क्यू का मान है वो क्या है 90 डिग्री है। तो जहाँ पे आर ओ क्यू है मैं वहाँ पे 90 डिग्री शिफ्ट कर सकता हूँ। आकृति में आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो चिन्ह है ना ये क्या बता रहा है, ये 90 डिग्री का चिन्ह बता रहा है। तो हम जो है आर ओ क्यू का मान 90 रखेंगे तो हमारे पास में पी ओ आर का मान आ जाएगा, इस पूरे घुमाव का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो पक्षांतर करोगे तो पी ओ आर का जो मान है आपके पास में आएगा 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो आपके पास में कैसे भी करके जो है पी ओ आर का मान आ चुका है जो कि कितना है 90 डिग्री है। हाँ, अब जरा आप देखिए एक बार, जब मैंने क्वेश्चन की शुरुआत की तो आपको चीज़ एक बोल रखी थी, ये चीज़ मैंने आपको ये समझाई थी कि ये जो पहले दो था, क्वेश्चन का यूज़ करो आप थोड़ा सा, जो हमें सिद्ध करने को बोल रहा है। ये जो दो आप नीचे देख रहे थे वो पहले यहाँ पर था, इस कारण ये जो दो था पहले 2ROS से गुणा हो रहा था। इसका मतलब हमें आकृति को देखकर ROS के दो मान पता करना है। पहला मान हमने पता किया है और वो कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पहला मान पता करने के लिए हम जो है सिर्फ POR यानी आकृति के सिर्फ इस साइड में जाते हैं। अब देखिए एक और मान है हमारे पास में, यदि आपको ये ROS निकालना है तो आप देखो इतने बड़े एंगल में से, ध्यान से देखना, अब पूरे एंगल की बात हो रही है, हम यहाँ से लगाकर यहाँ तक में देखेंगे। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सिर्फ POR में झाँका, अब हम क्या करेंगे SOQ में भी झांक के देखेंगे। क्या यहाँ से भी जो है हम इस ROS का मान पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखिए इस पूरे से घुमाव में से अपना खाली ये ROQ निकल जाए, इस पूरे से घुमाव में से अगर खाली इतना सा घुमाव निकल जाए ना यहाँ से यहाँ तक का, तो हमारे पास में यही बचेगा। तो ROS का दूसरा मान, आकृति के अनुसार प्रथम मान तो ये आ सकता है, तो दूसरा मान क्या आ सकता है, अगर हम जो है SOQ या फिर देखो QOS, देखो SOQ नहीं लिया मैंने QOS क्यों लिखा, क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि देखो हमारे पास में ये जो QOS है ना वो क्वेश्चन में मैच कर रहा है। वैसे हम SOP भी ले सकते थे लेकिन हमने POS क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा था। तो ध्यान दीजिए दोनों ही कंडीशन में जो है जब अपन एक ROS का मान पता करेंगे तो हमारे पास में जो है यहाँ से रिलेट करने वाला POS मिल जाएगा, और हम जब दूसरे ROS की बात करेंगे तो हमें जो है क्वेश्चन से रिलेट करने वाला QOS भी मिल जाएगा। तो सिंपल समझो QOS इस पूरे घुमाव में से, क्योंकि जो QOS है ये पूरा वाला घुमाव है, अगर आप इस पूरे घुमाव में से यहाँ तक का घुमाव निकाल दोगे जो कि घुमाव क्या है ROQ है, जैसे निकलेगा हमारे पास में ROS बचेगा। तो अपन लिखेंगे आकृति के अनुसार, सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, आकृति के अनुसार ROS का दूसरा मान, अब ROS का दूसरा मान क्या हो सकता है, कोण ROS मैंने पहले ही बताया था, अगर आप पूरे घुमाव में से QOS में से अगर आप ROQ निकाल देते हैं तो आपके पास में ROS का मान आएगा। अब देखिए हमें जो है 2ROS चाहिए, तो इसको अपन समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब अगर अपन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में जुड़ेगी और राइट साइड में जुड़ेगी, जुड़कर जो है 2ROS बन जाएगा और उधर के सारे मान घट जाएंगे और कैसे भी करके जो है हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। देखना भी अपन क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, तो समीकरण 1 अपना ऊपर वाला क्या था मैं एक बार लिख देता हूँ, ROS का जो हमने पहला मान निकाला था ना वो था POR माइनस POS, ये समीकरण 1 था। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 हमने अभी लिखा है ROS बराबर QOS माइनस ROQ। अब अगर अपन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जुड़ेगी और राइट साइड में जुड़ जाएगी। तो चलिए एक बार जोड़ देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप जोड़ेंगे, आप लिखेंगे 2ROS प्लस ROS बराबर POR माइनस POS प्लस QOS माइनस ROQ।
अब जरा ध्यान से एक बार देखिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए था, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे आर ओ एस और आर ओ एस, ये जुड़ के क्या बनेगा 2ROS, ठीक है, यही तो हमें चाहिए था 2ROS, दो बार कौन 2ROS मिल चुका है। अब जरा ध्यान से देखो एक बार, ये जो POR है और ये जो ROQ है, इन दोनों के मान क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर चेक करके रखा है, ध्यान से देख लो एक बार आप, POR का मान हमने निकाला 90 डिग्री, और आकृति में देखो आप इस जो ROQ का मान है वो क्या दे रखा है, वो भी क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। तो दोनों के मान क्या है 90 डिग्री, तो इनके मान अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस POS का तो कोई मान है नहीं, प्लस QOS का भी कोई मान है नहीं, लेकिन ROQ का मान है 90 डिग्री। ये प्लस का वो माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो सवाल में हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि हमको जो ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ऐसा कुछ सिद्ध करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा जो ये POS है माइनस का वो पीछे है, और QOS जो प्लस का वो आगे है, तो अपन आगे पीछे लिख सकते हैं ना इसको। तो कुछ इस प्रकार से इसको वापस लिखा जा सकता है 2ROS बराबर QOS को हमने आगे लिखा, उसको पीछे लिख दिया, माइनस POS। अब देखिए ये गुणा में इधर आके बनेगा भाग में, तो हमारा बिल्कुल ऐसा सिद्ध हो जाएगा, है ना। ये 2 इसके नीचे आएगा तो हम इसको 1/2 में लिखेंगे, बाकी तो ये है ना QOS माइनस POS इति सिद्धम, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है आपके पास में दे रखा है XYZ कोण 64 डिग्री। देखिए अपन एवरेज से बनाते हैं इसको कैसे बना सकते हैं, हमें पता ही है ना कि ये जो कोण होता है ये 60 डिग्री का होता है लगभग, तो अपन 64 मान लेते हैं कि इतना होता होगा, ठीक है ना। एवरेज से बना सकते हो, नहीं तो आप चंदे से भी बना सकते हो। तो इसको अपन मान लेते हैं 64 डिग्री। अब ये कौन 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 सा है तो इसको भी एक बार चेक करते हैं। XYZ है, Y बीच में रहेगा, तो Z और X को अपन यहाँ पर रख सकते हैं X, Y और Z, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, XY को P तक आपको बढ़ाना है, ठीक है। XY ये इसको P तक बढ़ाते हैं, बढ़ाने को अपन ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये बिंदु P तक हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। यदि किरण YQ JYP को समद्विभाजित करती है, तो देखो अपने Z J नहीं है, ये Z है, Y है और ये P है, तो ये वाला घुमाव होगा, ये इतना पूरा घुमाव। यदि यहाँ से एक किरण निकले जिसका नाम है YQ, इसको समद्विभाजित करती है, समद्विभाजन का मतलब ये होगा कि ये 2 भागों में बांट सकती है। मतलब ये जो पूरा कौन था ना Z, Y और P, इसको जो है इस YQ किरण ने समद्विभाजित किया, बराबर 2 भागों में बांट दिया। तो जब 2 भागों में बांटेगा तो इसका मतलब ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक का, ये बराबर 2 भाग में बट रहा है। तो अपन ऐसा कुछ चिन्ह लगा सकते हैं कि ये दोनों कोण क्या बराबर है। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको XYQ निकालना है। अब देखो XYQ कहाँ पे है, X, ये Y और ये Q, लगभग ये इतना पूरा घुमाव, ठीक है, इतना पूरा घुमाव की बात हो रही है। अब जरा आप एक बार ध्यान दीजिए, आपके पास में ये क्या कह रहा है, आपको X, Y और Q निकालना है, लेकिन जरा आप सोच सकते हैं कि ये जो XYQ है, जरा ध्यान से देखना एक बार, प्रमाण के रूप में मैं लिखता हूँ यहाँ पर। पहला प्रमाण मेरे पास में ये है कि जो XY कोण है, XYQ जो कोण है, X, Y और Q, ये जो पूरा घुमाव बनता है वो कैसे बनता है, क्या वो इतने से घुमाव और वापस इतने से घुमाव से मिलकर बनता है, या मतलब XYZ और ZYQ मिलकर बनाते हैं अपना XYQ। तो ध्यान से देखना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं XYZ प्लस ZYQ, ये 2 कोणों के योग से मिलकर बनता है अपना XYQ। क्योंकि देखो हमारे पास में जो XYZ है उसका तो मान दे रखा है, कितना है 64 डिग्री है। अगर ये वाला मान आ जाएगा तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है पूरा XYQ मिल जाएगा। अब जरा गौर करने वाली बात यह है, हम लिखेंगे यहाँ पर XYQ बराबर 64 डिग्री प्लस ZYQ। हमें इसका मतलब ZYQ चाहिए। अगर हमारे पास ZYQ रहेगा तो हम जो है आसानी से XYQ निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ZYQ, तो हम लिखेंगे XYQ के लिए हमें ZYQ का मान चाहिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए एक बार, ये जो पूरी लाइन है
ये जो एक्स वाई पी ये जो पूरी एक रेखा है, इस पर देखो रेखिक युग्म बन रहा है। और एक बात और गौर करने वाली है कि जो ये पूरा घुमाव बन रहा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का, इस पूरे घुमाव का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एक बात और गौर कीजिए कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो घुमाव बनता है वो आधा आधा है। यानी अगर आप ये पूरा कोण निकालोगे और फिर दो का भाग दोगे तो एक भाग इधर वाला आ जाएगा और एक भाग उधर वाला आएगा, क्योंकि ये जो वाई क्यू किरण है इस वाले एंगल को यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगा करके यहाँ तक वाले एंगल को बराबर दो भागों में बांट रही है। अगर आप कैसे भी करके ये वाला पूरा घुमाव निकालते हैं और फिर दो का भाग देते हैं तो आपके पास में ये भी मिलेगा आपको और वो भी मिलेगा। जब वो मिल जाएगा तो इसमें जुड़ के अपने पास में एक्स वाई क्यू भी आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए एक्स वाई पी रेखा पर ये दो किरणें खड़ी है कि नहीं, जो कि रेखिक युग्म को बनाती है। तो अपन लिख सकते हैं, हम ऐसा कुछ कारण दे सकते हैं, रेखा एक्स वाई पी पर किरण वाई जेड व वाई क्यू रेखिक युग्म बनाती है। अगर अपन ऐसा कुछ लिखेंगे तो अपन इनके रेखिक युग्म भी लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिख पाएंगे, तो ध्यान से देखिए एक बार, हम लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू। ठीक है, जोड़ के लिखेंगे 180। ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। अब एक बात जो है आप और सोचिए कि यहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं वो दो बराबर भागों में बन रहे हैं। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जेड वाई क्यू ये वाला घुमाव और क्यू वाई पी ये वाला घुमाव दोनों बराबर है। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अपन एक बार लिख देते हैं इसको, चूँकि हम यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देते हैं। एक बार हिंट ये दे रहे हैं कि जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ध्यान से देखना, अभी एक्स वाई जेड का तो मान हमारे पास पड़ा है 64 डिग्री है, प्लस अब ये दोनों मान एक जैसे हैं। तो क्या अपन जो है हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, जेड वाई क्यू चाहिए। तो क्या हम जो है इसकी जगह भी जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। हमें जेड वाई क्यू का मान पता करना है, इसके लिए जो है हम ये वाला मान पता कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये अपना हो गया जेड वाई क्यू प्लस इस क्यू वाई पी की जगह भी क्या लिखा जा सकता है, जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। अब देखना ये गणित का अक्षर है तो उधर शिफ्ट कर देंगे और ये दोनों बराबर है, जेड वाई क्यू। ठीक है ना, ये भी जेड वाई क्यू है और ये भी क्या है, जेड वाई क्यू है, क्योंकि क्यू वाई पी का जो मान है वो जेड वाई क्यू के बराबर है। तो ध्यान से देखना एक बार आप, ये दोनों जेड वाई क्यू है तो 2 जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। इस 64 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, अब देखना एक बार आप, जेड वाई क्यू इंटू 2, जब आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 116 बचेगा। ठीक है ना, 116 डिग्री। और ये 2 इंटू में इधर जाके बन जाएगा भाग में, तो 2 जेड वाई क्यू, ये पी लिख रहा हूँ, गलती हो गई थोड़ी सी, ये जेड वाई क्यू है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे कटा हो ना ये जेड वाई क्यू है, बराबर 116 डिग्री में भाग लगेगा 2 का, तो भाग लग कर के आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी 58 डिग्री के करीब हमारा मान आ जाएगा। तो हमारे पास जो जेड वाई क्यू का मान पता हुआ है वो कितना है, 58 डिग्री है। अब जितना जेड वाई क्यू है उतना का उतना क्या हमारे पास में क्यू वाई पी भी है। अब देखिए जरा एक बार आप समीकरण नंबर 1 में देखिए, अगर आपको एक्स वाई क्यू निकालना है तो आपके पास में जेड वाई क्यू का मान होना चाहिए। तो हमने देखो जेड वाई क्यू का मान कितना निकाला, 58 डिग्री से रेखिक युग्म का हेल्प लेकर। सिंपल आप एक बार देख लो इस स्टेप को, ये थोड़ा सा काट चाट हो रखा है, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जेड वाई क्यू है तो मैंने जेड पी क्यू लिख दिया गलती से, तो आप इसको जेड वाई क्यू मान के ही चले। तो जेड वाई क्यू का मान आ चुका है 58 डिग्री। हम जो है समीकरण नंबर 1 में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में एक्स वाई क्यू का मान आएगा। तो देखना अभी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, इनको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा 12, 1 6 और 6 हो जाएगा अपना 12, 122 डिग्री। ठीक है, तो एक तो मान आ चुका है। अब दूसरा मान हमसे कह रहा है कि आपको जो है
इस क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती चाहिए। देखो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, अगर अपन 360 डिग्री में से घटा देते हैं तो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण भी आता है। अब जरा गौर करो एक बार आप कि क्यू वाई पी जो है, ये जो क्यू वाई पी है वो किसके बराबर है, जेड वाई क्यू के बराबर है। तो अगर प्रतिवर्ती निकालना है तो हमें नॉर्मल से कोण को 360 डिग्री में से घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती, किसके प्रतिवर्ती थे, क्यू वाई पी के लिए। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी का जो मान है नॉर्मल, वो क्या मान है, जो जेड वाई क्यू का मान है वो क्यू वाई पी का भी मान है, 58 डिग्री रहेगा। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, अब जैसे ही आप घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, चलो अब एक बार जो है वापस, प्रश्नावली तो ख़त्म हो चुकी है, तो प्रश्नावली के बाद में जो कुछ टॉपिक है उनको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं पूरा बेसिक क्लियर करते करते आपको पढ़ाऊँगा। तो ये कह रहा है कि आपको याद होगा कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये जो एल एक रेखा नहीं, ये एल एक तिर्यक रेखा है, क्योंकि जो एल एक रेखा है ये एम और एन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है पी और क्यू बिंदु पर। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें अपन तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ लाइन्स हैं, और फिर देखो आपके पास में से कोण बन रहे हैं, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो कोण बन रहे हैं ना इसके कुछ मान दे रखे हैं। तो देखो अब जो बाह्य कोण होते हैं वो बाहर की तरफ बने हैं, जैसे देखो 1 2 8 7 ये बाहर की तरफ है। उसी प्रकार अंदर भी कोण बने हैं जिन्हें अंतःकोण बोलते हैं, 3 4 5 6। एक और चीज़ आती है संगत कोण। संगत कोण का मतलब ये होता है जो लाइन के ऊपर बना है, ये जो एम लाइन है, इस एम लाइन के ऊपर देखो आप घुमाव ये बन रहा है एक, उसी प्रकार एन लाइन में देखो आप घुमाव क्या बन रहा है, ये वाला। तो लाइन के ऊपर वाला घुमाव एक ही सीध में हो, एक ही सीधी लाइन में हो, देखो इसी लाइन पर है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है इसी सीधी लाइन पर, लाइन के ऊपर, उसी सीधी लाइन में लाइन के ऊपर। तो ये जो है ना इसका संगत हो जाएगा। तो कोण 1 जो है वो 5 का संगत है, कोण 4 जो है वो 8 का संगत है, क्योंकि देखो लाइन के नीचे 4 है, इसी लाइन के नीचे 8 है। उसी प्रकार 2 देखो ऊपर है तो ये 6 भी ऊपर है, 3 नीचे है तो 7 भी नीचे है, तो इसे बोलेंगे संगत कोण। उसी प्रकार एक होता है एकांतर अंतःकोण। कैसे देखो एकांतर, एकांतर कोण कैसे बनते हैं, ऐसे कुछ बनते हैं ना, ऐसे एकांतर कोण बनते हैं। लेकिन एकांतर अंतःकोण क्या होता है, इसी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर ये एक लाइन है इस प्रकार से, देखो ऐसे ही कुछ बन रहा है ना, मतलब आप थोड़ी देर के ऐसा मान लो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो संगत होता है वो, इसका जो एकांतर अंतःकोण होता है वो ये वाला का ये होता है। तो देखो क्या 4 का 6 हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और 3 का 5 हो सकता है। तो एकांतर अंतःकोण हुआ है। तो अब उसी तरह एकांतर बाह्य कोण भी हो सकता है जो बाहर की तरफ हो। तो देखो 1 का एकांतर हो सकता है, एकांतर बाह्य कोण 7 हो सकता है, और 2 का हो सकता है 8, ठीक है। और तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, ये तिरछी रेखा है, इसके एक ही और बने अंतःकोण कौन कौन से, जो अंदर की तरफ है, 4 और 5 अंदर की तरफ है, 3 और 6 भी अंदर की तरफ है। और इसको डिटेल से समझने के लिए आप क्या करें, ये वाला चित्र और ये जो कुछ पॉइंट्स है ना इसको आप देख सकते हैं। तो इन देखो इनको, इनकी हेल्प लेकर जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप आराम से जो है वापस एक बार इसको देख सकते हो। तो देखो आप ये क्या कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोणों का कर्मागत अंतःकोण या संबंधित कोण या सहसंबंध कोण भी कहा जा सकता है। तो अंतःकोणों को जो है अपन कर्मागत अंतःकोण, संबंधित कोण और सह अंतःकोण भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे की जो डार्क लाइन है ये ऊपर वाला भी आप देख सकते हैं, ये बाह्य कोण अंतःकोण, बाहर की तरफ बनेंगे तो बाह्य कोण, अंदर की तरफ बनेंगे तो अंतःकोण। कुछ ये भी देख सकते हैं आप, अभिग्रहित को देख सकते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के या संगत कोणों का जो प्रत्येक युग्म है वो बराबर होता है, हमें पता भी है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक है, आप इनको देख सकते हैं। उसी प्रकार ये प्रमेय भी आप देख सकते हैं, ये अभिग्रहित आप देख सकते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं परस्पर समांतर भी होगी। अगर संगत कोण बराबर होंगे तो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इनको पढ़ते पढ़ते जो है आप चल सकते हैं। तो ये जो प्रमेय है इंपॉर्टेंट है,
यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रतियुग्म भी बराबर होगा। तो इन लाइन को आप है ना एक बार थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये तिर्यक रेखा है और समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, ये क्या है, बराबर है कौन, ये जो ये वाला कोण है ना, ये वाला इसके बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर दे रखा है, जिसे अपन संगत कोण अभिग्रहित बोलते हैं। फिर ये देखिए, ये प्रमेय भी है कुछ। तो प्रमेय पर एक बार नज़र बनानी जरूरी है, क्योंकि प्रमेय जो है वो रूल्स है। ये रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो ये पूरा जो चैप्टर है आपके दिमाग में घुसेगा, आराम से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो 6.3, 6.4, 6.5 इन प्रमेय को आप याद करें। ये जो रूल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी आप देख सकते हैं, प्रमेय 6.6, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो तो परस्पर समांतर होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इन रूल्स को जो है अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो है ये रूल्स काम करें। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो रेखा है एम वो एल के समांतर है और ये एम जो है एन के समांतर है, तो एल को भी एन के समांतर होना पड़ेगा। तो ये कुछ रूल्स है, आपको इनको ध्यान से देखना पड़ेगा और रूल्स को जो है आपको समझना है और सीखना है और याद करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे जो रूल्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो रूल्स हैं हमारी प्रश्नावली के सवाल में लग रहे हैं, तो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप वहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि प्रमेय 6.4 से, प्रमेय 6.5 से। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उदाहरण 4 कह रहा है, यदि आकृति में पी क्यू समांतर आर एस है और एम एक्स क्यू जो है 135 डिग्री है और एम वाई आर जो है 40 डिग्री है, तो आपको कोण एक्स एम वाई चाहिए आपको, है ना, ये निकालना आपको। तो ज़रा ध्यान से देखो एक बार। चलो ये कोण तो हमें दिख ही रहा है, ये कोण भी दिख रहा है, हमसे बोल रहा है एक्स एम वाई, एक्स एम वाई। देखो डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसका एक रीज़न है। अगर डायरेक्ट निकालना होता तो हो सकता है कि एक त्रिभुज होना चाहिए था। तो ये जो बीच में लटका हुआ कोण है इसको निकालने का एक ही तरीका है। हमने अभी भी एक प्रमेय पढ़ा था, वे रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती है परस्पर भी समांतर होती है। तो ध्यान से देखिए, अगर अपन एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रचना करते हैं। हम इस बिंदु M से दोनों ओर कुछ रेखा खींचते हैं और समांतर रेखा खींचते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार, अगर मैं आपकी किताब लूँ और किताब से समझाऊँ एक बार आपको, तो थोड़ा डिटेल से आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि यहाँ हमें M से होकर रेखा PQ के समांतर एक रेखा AB खींचने की आवश्यकता है। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, ये रही अपना, यहाँ हमें M से होकर, ये देखो यहाँ पर छोटा M प्रिंट है लेकिन बड़ा M हमारा, ठीक है ना। तो रेखा PQ के समांतर, इसके समांतर हमें एक रेखा AB खींचने की आवश्यकता है। जब आप खींचोगे तो क्या होगा, AB समांतर PQ और AB समांतर RS। अब इस समांतर से जो है हमारा फायदा होने वाला है, तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे रचना से, ना प्रमाण करके रचना लिख देंगे अपन। रचना, रचना में ये लिखेंगे M से, बड़ा M लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये बड़ा M है, M से होकर PQ व RS के समांतर AB रेखा खींचने पर, AB रेखा खींचने पर, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, आप ऐसे ही लाइन खींचेंगे, है ना, ये हो गई डॉटेड लाइन में खींचेगा तो ये हो गई अपनी रेखा A और ये अपना हो गया रेखा B। अब जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए एक बार, आपके पास में दो कोण कट रहे हैं। अगर आप इस एक्स एम वाई को, इस एक्स एम वाई को अगर आप ऐसा लिखे तो कोई गलत बात नहीं होगी। एक्स एम बी यानी ये जो पूरा कोण बन रहा है वो इतने से और इतने से योग से बन रहा है। मतलब ये वाला एक्स एम बी और वाई एम बी ये जुड़ के क्या बन सकता है अपना, अपना एक्स एम वाई। तो हम यहाँ पर एक कारण लिख देंगे, इस कारण को हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि जो अपना एक्स एम वाई है पूरा वाला कोण है वो दो छोटे छोटे कोण से मिलकर बनता है। कोण एक्स एम बी प्लस कोण वाई एम बी, इन दोनों कोणों के योग से बनता है। अगर हमें पूरा एक्स एम वाई चाहिए तो हमें जो है इन दोनों कोणों को निकालने की आवश्यकता है। तो इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जब मैं आपको बेसिक समझा रहा था तो मैंने आपको चीज़ सिखाई थी
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण और एकांतर कोण, तो ये बहुत सारे रूल्स थे। तो यहाँ पर दो रूल्स लग रहे हैं। पहला रूल्स ये लग रहा है कि जब ए बी समांतर पी क्यू हो रहा है, वापस एक बार, हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं, इसको एक बार लिख देते हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और ए बी समांतर आर एस, और एक तो अपने समांतर ही था पी क्यू समांतर आर एस। अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दो आप एक बार, हमने एक रूल्स पढ़ा था जो बेसिक वाला रूल्स था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण है उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे पता कर सकते हैं? ऐसे पता कर सकते हैं, मैं कुछ आकृति बना रहा हूँ इस प्रकार से। मान लो ये दो समांतर रेखा है और किसी तिर्यक रेखा ने इसको ऐसे काट दिया दो बिंदु पे, ठीक है ना। तो देखो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, मान लो इसी तरफ, और अंदर की ओर देखो, अंदर की ओर है ना, बाहर की तरफ कुछ है ही नहीं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इसी लाइन के एक ही ओर दो अंतःकोण बन रहे हैं अंदर की तरफ, तो उन जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखो एक बार, ये पी क्यू समांतर ए बी है, तो जो एक्स एम है वो एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर देखो, पहला एंगल तो ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर एक कारण लिख देंगे। पहला कारण ये लिखेंगे क्योंकि हमें देखो यहाँ पर एक्स एम बी निकालना है, क्योंकि देखो हम यहाँ बता सकते हैं ना कि कोण एक्स एम बी के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कोण एक्स एम बी के लिए। अब कोण एक्स एम बी के लिए क्या कर सकते हैं अपन? हम ये बता सकते हैं एक्स एम तिर्यक रेखा, एक्स एम तिर्यक रेखा पी क्यू व ए बी को प्रतिच्छेद करती है। तो जब प्रतिच्छेद करती हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण भी बनते हैं। तो हम जो है ये जोड़ के बता सकते हैं कि दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो अपन को जिस प्रकार से दोनों कोणों का नाम लिखेंगे, एक बार मैं आकृति से आपको समझा देता हूँ। हम इसे लिख सकते हैं क्यू एक्स एम और एक्स एम बी। ये वाला घुमाव और ये वाला जो घुमाव है वो 180 डिग्री के योग के बराबर हो सकता है। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, कोण क्यू एक्स एम प्लस कोण एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। जब अपन ऐसा कुछ लिख देंगे तो इसे पता लग जाएगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण हैं जिनका योग 180 है। अब देखो हमारे पास एक कोण तो है एम एक्स जो क्यू है। अब देखो आप भले इसको क्यू एक्स एम लिखो या एम एक्स क्यू लिखो, बात तो एक ही है ना। तो आप इसको काट के भी ऐसे भी लिख सकते हो ताकि क्वेश्चन से ही समझ में आए, एम एक्स क्यू, ठीक है। तो इस एम एक्स क्यू का मान कितना है? हमारे पास में एम एक्स क्यू का मान है 135 डिग्री। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 135 डिग्री प्लस एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो आपके पास में कोण एक्स एम बी निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो आपके पास में एक्स एम बी निकल के आएगा। जब आप 180 में से 135 निकालोगे तो बचेगा 45। तो आपने कैसे भी करके जो है एक्स एम बी को निकाला है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमें एक्स एम बी तो मिल चुका है और अब हमें चाहिए ये वाला वाई एम बी। देखो वाई एम बी जो है ना, वाई एम बी ये वाला घुमाव, ये वाला जो घुमाव है ना इसका एकांतर है, क्योंकि देखो जब लाइनें परस्पर समांतर हो और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद करे तो इस तरह से जो व्यवस्था बनती है उसे अपन एकांतर कोण बोलते हैं। जो या फिर ऐसा समझ लो कि जो जेड की आकृति का निर्माण करता है, जो जेड की आकृति का निर्माण करे और ऐसे दो कोण बन जाए उन्हें अपन एकांतर कोण बोलते हैं। तो अपन बता सकते हैं ये जो कोण है आर वाई एम, ये वाई एम बी का क्या है? एकांतर है। तो हम यहाँ बता सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण
आर वाई एम बराबर कोण वाई एम बी बराबर एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण। तो देखो हम जितना मान जो है आर वाई एम का लेंगे, कितना इसका मान है, आकृति से 40 डिग्री है, तो यही जो 40 डिग्री है उसको उसकी जगह सेट कर देंगे, ये 40 डिग्री उसके बराबर लिखेंगे 40 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब देखो हमारे पास में इस वाई एम बी का मान 40 डिग्री पता हो चुका है और इस एक्स एम बी का मान 45 डिग्री पता हो चुका है। तो हम समीकरण नंबर 1 में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में एक्स एम वाई का मान आ जाएगा। तो इसका मान है 45 डिग्री और उसका मान है 40 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे रहेगा 85 डिग्री। अब अपन जो है उदाहरण 5 को करने वाले हैं। देखिए उदाहरण 5 क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं भी जो है आपस में समांतर होगी। देखिए क्वेश्चन की थीम समझते, ये तो खाली एक स्टेटमेंट है, कथन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो काफ़ी बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं है। ठीक है ना, उदाहरण 5 का जो है मैं इसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का थीम समझो। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक आपस में समांतर हो जाए तो सिद्ध करना कि वो जो लाइन है ना वो भी क्या है, समांतर है। तो देखिए मैं दो लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और जब तिर्यक रेखा की बात आएगी तो तिर्यक रेखा इस पर ऐसे तिरछी तो आएगी। तो इस रेखा को अपन मान लेते हैं, एक को मान लीजिए आप P, एक को मान लीजिए आप Q, इसको मान लो आप R, इसको मान लो आप S। ठीक है, अब ये जो दो रेखा है ये वही जो रेखा है जो क्वेश्चन कह रहा है, जिस पर एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से आके गिरेगी। मतलब इन दो रेखाओं को जो है, जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो अपने को मानना है कि माना कि वे दो रेखाएं पी क्यू और आर एस है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं दिया हुआ हमें, या दिया गया है, या दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि वे दो रेखाएं, माना कि वे दो रेखाएं पी क्यू व आर एस है, जिस पर एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से, या फिर अपन लिख सकते हैं जिस पर AD एक तिर्यक रेखा प्रश्नानुसार दो बिंदु पर, दो बिंदु का नाम भी अपन देने वाले हैं, दो बिंदुओं A व B पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे आप लाइन लिख सकते हैं। तो अब देखो तिर्यक रेखा तो ऐसे जाएगी, ये एक तिरछी रेखा देखो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पर एक AD एक तिर्यक रेखा है, ये A हो गया और ये हो गया अपना D। भिन्न भिन्न बिंदु हो गए अपने पास, एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु होगा ये वाला। देखिए हम यहाँ पर भी अगर AD ले लेंगे और बिंदु भी अगर ये ले लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अपन काम करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं, किताब के अकॉर्डिंग चलते चलो, ताकि जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो किताब में वो पॉइंट्स दे रखे हैं B और C, इसको किताब मान रही है B, इसको मान रही है C। तो B और C पर जो है ये तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक। देखिए समद्विभाजक किसे बोलते हैं, जो किसी चीज़ को दो भागों में बांटता है। और संगत कोण क्या होते हैं, देखिए इस डायग्राम को ऐसे समझिए आप, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे दो रेखा है, एक रेखा इस प्रकार से गिर रही है कि एक ही ओर के, देखो एक ही ओर का मतलब है कि दो भाग बट रहे हैं। इस लाइन के इधर वाले भाग में आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड है, उधर राइट साइड है, दोनों भाग में। तो दोनों ही ओर जो है अगर एक ही दिशा में दो कोण बनते हैं, जैसे इस लाइन में देखो आप, इस लाइन के मैं ऊपर एक कोण बना रहा हूँ और मैं इस भाग में भी ऊपर की ओर कोण बना रहा हूँ और एक ही दिशा में बना रहा हूँ। दोनों ही कोण जब लाइन के ऊपर एक ही दिशा में बन रहे हैं, ऐसे कोणों को अपन बोलते हैं संगत कोण। तो ये तो कह रहा है कि इन संगत कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है
जो इस कोण को दो भागों में बांट सके। तो दो भागों में बांटने के लिए यहाँ से किरण निकालनी पड़ती है अपने को। सेम टू सेम इसमें भी एक किरण निकालनी पड़ती है। तो इस किरण को ही जो है अपन इस संगत कोणों का समद्विभाजक बोलेंगे। मतलब ये जो किरण है और ये जो किरण है ये समद्विभाजक है, इन संगत कोणों के समद्विभाजक है, जो कि परस्पर क्या है, समांतर है। अगर ये परस्पर समांतर है तो अपने को इस लाइन को और इस लाइन को समांतर सिद्ध करना है। जैसे कैसे देख सकते हैं आप, सेम टू सेम जो चीज़ मैंने यहाँ डिस्कस करी है, तो ऐसे हालात यहाँ पर भी बन रहे हैं। देखो आप एक बार कि यहाँ पर एक संगत कोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये भी बन रहा है एक, मतलब ए बी क्यू और बी सी एस एक संगत कोण का निर्माण हो रहा है। तो अब ये खुद कह रहा था कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक। अब इस संगत कोण का आपको एक समद्विभाजक बताना है, तो आप मान लेंगे, यहाँ पर आप बता सकते हैं, माना कि अब यहाँ से एक लाइन निकालनी है अपने को, ठीक है ना, एक किरण निकालनी पड़ेगी बी ई, इसको अपन ई मान लेंगे। और यहाँ पर एक समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक आप मान लीजिए सी जी। ठीक है, किताब के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, कुछ भी मन से नहीं बता रहा हूँ, किताब के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। ये दिया हुआ है, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं आराम से। लेकिन अब जो मेन स्टेप है वो समझने की बारी है कि माना कि किरण किरण है बी ई, कोण ए बी क्यू व किरण सी जी बी सी एस का समद्विभाजक है। अब जब ये दोनों किरणें समद्विभाजक है तो क्वेश्चन खुद कह रहा था कि वे परस्पर क्या है, समांतर भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो किरण बीई है और सीजी है ये आपस में समद्विभाजक का काम कर रही है। तो ये आपस में क्या समांतर है, मतलब बीई समांतर सीजी। अब अपने को ये बोल रहा है कि इस प्रकार से अगर ये कुछ यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है ना पी क्यू और ये लाइन आर एस यह भी आपस में समांतर है। तो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर आर एस। देखो इस तरह की कंडीशन में लाइन को अगर समांतर करना है तो अपने को जो है संगत कोण के नियम का पालन करवाना पड़ेगा। संगत कोण के नियम का पालन कैसे होता है, देखो मैं आपको एक कंडीशन बनाता हूँ या बताता हूँ। अगर देखिए इस प्रकार से दो लाइनें हैं और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से इसको काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, संगत कोण होता है। अगर ये संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए इस वाले लाइन को इस वाली लाइन के बराबर होना पड़ेगा, यानी समांतर होना पड़ेगा, बराबर नहीं समांतर की बात कर रहा हूँ। यदि मैं इसको 1 नंबर कोण दूँ, इसको मैं 2 नंबर कोण दूँ, आपने कैसे जैसे भी करके जो है कोण 1 को 2 के बराबर सिद्ध कर दिया है। अगर ऐसी कंडीशन बन गई, अगर ये दोनों कोण संगत कोण बराबर हो गए तो L समांतर M को भी होना पड़ेगा। ये एक संगत कोण अभिग्रहित है और उसका उल्टा करते हैं तो भी वैसे ही है। जैसे अगर संगत कोण बराबर है तो लाइनें समांतर होगी और अगर लाइनें समांतर होगी तो संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के विलोम है, लेकिन हमको एक कोशिश करनी है कि कोण 1 2 के बराबर रहे ताकि हम L को M के समांतर कर सके। तो यही जो मेथड है आप इस पर अप्लाई कर दो, इस चित्र पर अप्लाई कर दो। मतलब हमारा उद्देश्य रहेगा ये वाला जो कोण है और जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के अगर बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है पी क्यू समांतर हो जाएगी आर एस के। अब देखिए ये दोनों ही कोण अलग अलग है अभी तो अपन यहाँ पर देखिए एक एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पर इधर अपन डबल लाइन बनाते हैं क्योंकि दोनों कोण एक जैसे नहीं है, अभी सिद्ध करेंगे अपन। अब मेरी एक बात सुनिए आप ध्यान से, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, किताब के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पहला प्रूफ लिखूंगा, अपना प्रमाण लिख सकते हैं, उपपत्ति लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो। अब देखिए चित्र के माध्यम से आप मेरी एक बात सुनिए, अगर ये बी जो है इस पूरे कोण का समद्विभाजक है तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि ये जो बी ई एक किरण है इस कोण को दो भागों में बांट रही है। तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, यदि बी ई कोण ए बी क्यू का
समद्वि भाजक है। अच्छा, समद्वि भाजक है तो इसका मतलब क्या होगा, दो भागों में बांट सकता है। तो अपन ये लिख के आ सकते हैं कि ये जो कोण है, आधा जो कोण है, मतलब आधा कोण क्या होगा, ए बी ई। ये जो आधा कोण है ना, ए बी ई, यहाँ तक का ही घुमाव, ये इस पूरे घुमाव का आधा है। मतलब अपन लिख के आ सकते हैं कोण ए बी क्यू, इस कोण का जो आधा है 1/2, वो कोण क्या हो सकता है हमारे पास में, ए बी ई। मतलब अपने को ए बी का मान पता है, इतने से घुमाव का मान पता है कि पूरे घुमाव में आप 1/2 का भाग दे दो। तो अपन यहाँ पर लिख के आ सकते हैं, पहला प्रूफ तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा ही, कि जो कोण ए बी ई है, ए बी ई जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी क्यू, पूरे कोण का आधा है ये वाला कोण। उसी प्रकार नीचे वाली कंडीशन में देखो, नीचे वाली कंडीशन में भी सेम चीज़ बन रही है, पूरे कोण का इतना सा आधा है। तो मतलब आपको कोई पूछेगा कि बी सी जी का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे में बी सी एस में जो है 2 का भाग दे दोगे। तो जब इस पूरे घुमाव में 2 का भाग दोगे तो अपने को यहाँ से लगाकर यहाँ तक का घुमाव मिलेगा, मतलब बी सी जी मिलेगा। मतलब बी सी जी का वैल्यू क्या निकल के आएगा, कौन बी सी जी जो है वो है हाफ ऑफ किसका है, ये बी सी एस का, समीकरण नंबर 2। अब एक बात सुनिए, क्वेश्चन खुद लिख रहा है कि इनके जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक कौन हुए, ये 2 किरणें हुई है ना, इन कोणों के जो समद्विभाजक है ये 2 किरणें हैं। तो ये आपस में क्या बराबर है, समांतर है, माफ करिएगा, यदि सी जी समांतर बी ई है, क्योंकि यदि समद्विभाजक, प्रश्न के अनुसार अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार यदि समद्विभाजक बराबर है, आप चाहो तो हिंदी में पूरी लाइन लिख सकते हो, यानी जो एक किरण है बी ई समांतर सी जी। अब देखिए यदि किरणें समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होता है। एक बात होता है ना, यदि किरणें समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होता है। मैंने अभी इस चित्र में भी आपको बताया था, यदि किरणें समांतर है तो संगत कोण बराबर है, और अगर संगत कोण बराबर है तो किरणें समांतर है। तो यहाँ पर भी देखो हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किरणें समांतर है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, इस चित्र के अंदर आप ध्यान से देख लें, चित्र को जिस प्रकार से मैं यहाँ पर अलग बना के दिखाता हूँ एक बार आपको, ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, इस तरह से है, ये तिरक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक वापस किरण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है। यदि देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और इस लाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्या ये जो कोण है इस लाइन के ऊपर बन रहा है और इसी लाइन के ऊपर जो है ये वाला एंगल बन रहा है। यदि गलती से भी जो है ये वाली किरण, यदि ये वाली जो किरण है इस वाली किरण के बराबर होगी, तो अगर किरणें समांतर होगी तो कोण आपस में समांतर हो जाएंगे, कोण आपस में समान हो जाएंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। पकड़ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि ये 2 समद्विभाजक आपस में बराबर होंगे या समांतर होंगे, बराबर नहीं कह रहा हूँ मैं, समांतर है, मेरी एक आदत है कि मैं समांतर को कभी कभी बराबर बोल देता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे मैं। लेकिन आप अभी इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ पकड़िए कि यदि ये जो किरण है एक दूसरे के समांतर होगी तो इन किरणों के ऊपर जो बन रहे हैं, ये जो 2 कोण बन रहे हैं, पहला इस किरण के ऊपर, दूसरा इस किरण के ऊपर, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि रूल सही है, ये एक रूल्स है, किरणें समांतर तो कोण बराबर और वो कोण होंगे संगत कोण। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब ये जो सी जी है और इधर है बी ई, अच्छा ये दोनों किरणें आपस में अगर समांतर है, इन दोनों के मध्य का गैप बराबर है, तो इनके संगत कोण का मान भी बराबर होगा। मतलब इस लाइन के ऊपर वाला कोण क्या है, ये वाला, और उस लाइन के ऊपर वाला कोण कौन सा, ये वाला कोण। मतलब ये वाला घुमाव इतना सा और ये वाला घुमाव इतना सा आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख के आ सकते हैं। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत कोण अभिग्रहित। क्या बोलते हैं इसको, संगत कोण अभिग्रहित। अब संगत कोण अभिग्रहित से क्या होता है कि किरणें समांतर है तो कोण बराबर हो जाएंगे। अच्छा इसके लिए कोण कौन सा था, ये यही वाला तो कोण था जो हाफ कोण हमने ऊपर सिलेक्ट किया था। मतलब कोण ए बी ई बराबर
इस वाली किरण पर कौन बन रहा था, ABE, और CG वाली किरण पर कौन बन रहा था, BCG। कौन, BCG। समीकरण नंबर 3। अब मेरी एक बार बात सुनिए आप, हमने ऊपर क्या सिलेक्ट किया है या ऊपर सिद्ध किया है हमने कि पूरे कोण का आधा है ABE, पूरे कोण BCS का आधा है BCG, और नीचे हमने सिलेक्ट किया है या हमने इसको सिद्ध किया है प्रश्न के अनुसार कि यदि इनके संधिभाजक, ये दो किरणें अगर समांतर थी तो संगत कोण अभिग्रहित से जो है ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ये जब बराबर होंगे तो इनके मान भी आपस में बराबर होंगे। यदि ABE बराबर है BCG के तो ABE का जो मान होगा वो BCG के बराबर होगा। तो अच्छा, ABE का मान क्या है, हाफ ऑफ ABQ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अच्छा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है, इसका मान और इसका मान एक दूसरे के बराबर होगा, तो अपन क्या लिख के आ सकते हैं, हाफ ऑफ कोण ABQ बराबर हाफ ऑफ कोण BCS। अच्छा, आधे से आधा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बच रहा है कोण ABQ बराबर कोण BCS। अब देखिए, जब ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब ABQ कोण BCS के बराबर हो रहा है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं एक बार कि ये जो ABQ है ये पूरा कोण है, ये ABQ क्या है, एक पूरा कोण है ABQ। दूसरा कौन था, BCS, ये BCS। इन दोनों ही कोण को, इस पूरे घुमाव को हमने बराबर सिद्ध कर दिया है। अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले ही बता रखा था आपको, यदि संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखा आपस में समांतर हो जाएगी। तो पहले क्या हो रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को सिर्फ आधे कोण बराबर दे रखे थे, हमने इस स्टेप से जो है पूरे कोणों को आपस में बराबर किया है। और जब पूरे कोणों को आपस में बराबर किया है, तो जब पूरे कोण को आपस में आप बराबर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब आप आपस में बराबर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर संगत कोण आपस में बराबर हो गए हैं तो इस PQ को जो है RS के समांतर होना पड़ेगा। तो आप एक बार स्टेप समझ सकते हैं इसको। तो अतः अब लिखेंगे, ये तो संगत कोण अभिग्रहित था, तो अपन इसका उल्टा कर देते हैं, संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। ठीक है, तो अपन देखो, ये किताब की एक लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, किताब के अकॉर्डिंग मैं चल लेता हूँ एक बार, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि ABQ BCS के बराबर है, यदि तिर्यक रेखा AD दोनों रेखाओं को PQ और RS के साथ बनाए गए संगत कोण है तो ये बराबर है। ठीक है ना, ये लाइन है ना, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप याद कर सकते हैं। तिर्यक रेखाओं PQ और RS के साथ बनाए गए संगत कोण है और ये बराबर है, और यदि संगत कोण बराबर होंगे तो लाइनें समांतर होगी। तो आप बोलिए, आप ये लाइन लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसा लिख के आ सकते हो, संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब लाइनें समांतर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, और अगर संगत कोण बराबर होंगे तो लाइनें समांतर होगी। तो इस रूल्स का उल्टा लिखने का तरीका होता है संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर संगत कोण अभिग्रहित का विलोम, संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। अतः PQ समांतर RS इति सितम। ठीक है, इतना सिंपल ये सवाल है, तरीके से देखो इसको एक दो बार, तभी आपको ये पकड़ में आ सकता है। बस पहला तरीका यही है कि एक संधिवाचक पकड़ लो, जैसे इसका संधिवाचक हो गया ये छोटा सा किरण BE, इसका हो गया CG। पहले आधा आधे के बराबर है, और जब आधा आधे के बराबर था तो समांतर रेखा भी थी, और समांतर होने के कारण संगत कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पहले तो देखो पूरे का क्या करना है, पूरे का आधा लिखना आपको, बस पूरे का आधा लिखा। फिर जब लाइनें समांतर होगी तो संगत कोण अभिग्रहित से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होंगे, इन दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब आपस में बराबर होंगे तो ये तो संगत कोण हो जाएंगे, और जब संगत कोण बराबर होंगे तो लाइनें समांतर हो जाएगी। थैंक यू। और अब इस वन शॉट का जो थर्ड पार्ट है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेक अ सपोर्ट।